चलो जी, देखते हैं, है ना। तो इसमें कल हम लोग ये कर रहे थे, ये था ना। सो देखो, कर पा रहे हो आप लोग? तो ये हमने कल डिस्कस किया था वो पार्ट, बाकी आपको ट्राई करना है। देखो ट्राई करें तो डाउट में फिर पूछो। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सेम ही है, दूसरा है। इसमें क्या पूछा गया है? ग्रुप बी। अच्छा, ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन था। तो ग्रुप इसमें क्या पूछ रहा है? लेट U1 U2 U3 बी, है ना, दिख रहा है? तो इस विजिबल है ना? देखिए, तो लेट U1 U2 U3 बी IID। अच्छा, ये ऊपर वाला एक बंद है। So let U1 U2 U3 be IID random variables which are uniformly distributed on 0 1। अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है कि U, है ना, ये तीनों यूनिफॉर्म 0 1 है ना। U1 U2 U3, ये तीनों जो है यूनिफॉर्म 0 1 है ना। अब X इन्होंने नाम दिया मिनिमम ऑफ U1 U2, Y नाम दिया है मैक्सिमम ऑफ U2 U3। ओके, अच्छा, ये IID भी है ना। तो ये आपका IID है। U1 U2 U3 IID यूनिफॉर्म 0 1 है। बताओ। तो पहले में पूछ रहा है कि एक्स और वाई का जॉइंट CDF बताइए। दूसरे में पूछ रहा है कि एक्स और वाई इक्वल है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तीसरे में आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू इंडिकेटर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्या आएगा? सर एक्स एक्स वाई का जॉइंट कैसे लिखें? अच्छा, जॉइंट कैसे लिखेंगे? हाँ, तो दो तरीके से लिख सोच सकते हैं तो हम लोग। जैकोबियन वाले तरीके से जाना चाहोगे वो भी हो सकता है, नहीं तो आप वैसे ही पुट कर दो U1 U2, है ना। तो ये 3 में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सर एक्स वन तो वो एक्स मिनिमम यू वन यू टू तो बीटा वन टू होगा। वो तो वैसे अगर देखेंगे तो एक्स का मार्जिनल, जैसे आप कह रहे हैं ना, बीटा यूनिफॉर्म में क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब रैंडम सैंपल मान लो साइज 2 का है, तो इन दोनों का मिनिमम है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना। वही है। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या? बीटा 1 2, हाँ। और ये वाई क्या होगा? वाई में मान लीजिए सैंपल साइज 2 का है, उसका सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स उसका क्या होता है? 2,1। हाँ, तो ये आपका आ जाएगा 2,1। तो एक्स बीटा 1 2 और वाई बीटा 2 1 हो गया। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इंडिविजुअली ये आ गया। अब लेकिन वैसे यहाँ पे नहीं फाइंड करना, यहाँ पे क्या करना है आपको? यू हैव टू फाइंड
मैक्स मीन का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है। जैसे यहाँ से एक चीज़ और अगर देखें हम कि जो U1 है और U3 है वो दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। तो अगर वैसे हम सोचे तो ये क्वांटिटी Y जो है ना आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मैक्स ऑफ U1 U2 के, ऐसा बोल सकते हैं, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि U1 और U3 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो क्वांटिटी है आपका U2 U3 ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ठीक है ना, ऐसे होगा। ऐसे ये तो ठीक है कि x प्लस वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा U1 प्लस U2 के। तो ये कुछ है ना ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का हो सकता है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, देखो वैसे अगर सोचे हम तो डायरेक्टली पुट करो, तो इसको मैं इधर अगर लिखूं इसमें डायरेक्टली पुट कर दो। अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पे कि अच्छा मुझे लगता है बी पार्ट निकालना आसान होगा, लेकिन फिर भी देखो। तो यहाँ एक तो तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ U1 कॉमा U2 लेस देन इक्वल टू x कॉमा मैक्सिमम ऑफ U2 U3 लेस देन इक्वल टू y। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा देखो। तो अगर आप इसको खोलोगे तो क्या होगा, तो अच्छा ये तो इंडिविजुअली ब्रेक हो जाएगा है ना। इसको आप लिख सकते हो U2 लेस देन इक्वल टू वाई, U3 लेस देन इक्वल टू वाई, ये वाला पार्ट ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे खोलेंगे, मिनिमम जो है फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर वैसे चाहो तो नहीं तो दूसरे पार्ट में है कि जैसे एक फॉर्मूला है ना, मतलब सिंपल कहने का मतलब मैं ये सोच रहा हूँ इसको ब्रेक कर दें कि मतलब अगर तुमने U1 U2 U3 में ले आए इसको मान लो, तो ऐसा कर सकते हैं ना कि जैसे अगर U1 U2 ये जो रीजन तुम अगर डिसाइड कर लिए तो क्या है, ये ऐसा हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ ऑफ U1 U2 U3, और वो तो है ना इंडिपेंडेंट है। तो मतलब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जॉइंट निकालना आता है तुम्हें, जॉइंट ऑफ टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। हाँ वैसे कर लो बेटर रहेगा। जो मैं कह रहा था शुरू में ना, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कैसे निकालते हो,
अभी पूछ रहे थे ना डायरेक्टली निकालने के बजाय, ये बताओ ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। व्हाट इज ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये लगा लो, हो गया काम, इससे हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, ज्वाइंट ऑफ फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज कर लो, हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा था ना कि दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मैक्स ऑफ u1 u2, ठीक है, तो इससे ही काम करते हैं। तो अभी हम ये बस लेते हैं कि u1 u2 जो है ये IID क्या है, u1 u2 इज IID यूनिफॉर्म 01। तो x जो है x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मिनिमम ऑफ, है ना, तो x आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा समझो कि u फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से, और y आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है u सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक्स वाई का ज्वाइंट निकाल लो, हो जाएगा। यस, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है यूनिफॉर्म 01 में, u1 u2 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर। ये बताओ इसका जो सिंपल फार्मूला है ना, जैसे आप लोग जानते होंगे rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ का फार्मूला, तो वैसे ही ज्वाइंट का होता है rth और sth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, याद है कि नहीं, उसको यस लगाओ। सर। सो वो फॉर्मूला लगाओ, जैसे बुक में इजीली मिल जाएगा ना, ये आपको याद भी होगा। सो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स sth वो जो होता है ना n फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस r माइनस वन, है ना, फिर n माइनस, और फिर s माइनस r, माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है सर। है ना, तो इससे ज्वाइंट आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो n को 2 रख देंगे हम, यहाँ n हमारा 2 ही है, तो बाद में n को 2 रख दो, मतलब ये फॉर्मूला लिख लो। इसके पीडीएफ का आप फॉर्मूला लिखो पहले, पहले ये फॉर्मूला इधर इजीली लिख दोगे आर एस और स्टैटिस्टिक्स का, तो आर की है ना, आर को 1 और एस को n। फिर आपके क्वेश्चन में यहाँ 2 है, क्योंकि हम इसके लिए बात कर रहे हैं अभी, तो आप n को इसमें 2 रख देना। सो n को जस्ट आप 2 रख दोगे, तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला। बाकी यूनिफॉर्म से आ रहा है, सैम्पल यहाँ यूनिफॉर्म है, तो इससे आ जाएगा। तो ये पीडीएफ आ गया, और अगर पीडीएफ आ गया तो सीडीएफ नहीं आ जाएगा, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। सो ये है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए, तो पीडीएफ निकाल लीजिए पहले, और फिर है ना n को 2 रख के, तो ये पीडीएफ आ जाएगा, पीडीएफ से ये सीडीएफ है, सीडीएफ आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट है, दोनों को इक्वल कर दो, बताओ इससे क्या आएगा। तो सोचो, एक मिनट, इसमें सेकेंड पार्ट में थोड़ा दिमाग लगाओ कि एक्स और वाई इक्वल होने से क्या इंप्लाई करेगा, तो इससे आ जाएगा। सर फॉर्मूले से जॉइंट टू फैक्टोरियल इनटू पीडीएफ ऑफ एक्स पीडीएफ ऑफ वाई। पीडीएफ ऑफ एक्स पीडीएफ ऑफ वाई कैसे, सर अच्छा, सारे टर्म जीरो हो जा रहे हैं और सारे टर्म जीरो किस में हो जा रहे हैं। सर फॉर्मूले में, सर जॉइंट के फॉर्मूले में हम्म, एक्स वन और एक्स एक्स एन के। हाँ, तो वो क्या आया होगा, n तो बाहर आया होगा,
क्या आएगा? n फैक्टोरियल इनटू f of first variable pdf of first variable into pdf of second variable. हाँ, नहीं नहीं, उसमें सीडीएफ भी आता है, वो जो ज्वाइंट का फॉर्मूला, उसमें सीडीएफ भी तो आता है। यस, पीडीएफ ऑफ वन और माइनस होता है ना सीडीएफ ऑफ। सर cdf वाले सारे टर्म कट रहे हैं सर हाँ हाँ, वो कोई फॉर्मूला। दिक्कत, तो तुम उस वो जैसे मैं लिख देता हूँ, आड़े ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और एसेथ क्या होता है, ये देखो एक्स वाई, तो ये जो आता है एन फैक्टोरियल, क्या लिखते हो आप लोग? r minus 1 factorial हाँ, s minus एस r minus माइनस, 1 हम्म, r minus 1 ये है तो एस माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। yes sir n minus s factorial n minus s sir। अच्छा, एन माइनस एस ना यहाँ से, तो अब यहाँ आएगा सी डी एफ ऑफ एक्स, मतलब सी डी एफ जो भी सैंपल का है उसकी पावर आर माइनस वन, फिर होता है सी डी एफ ऑफ वाई माइनस सी डी एफ एट एक्स, इसकी पावर एस माइनस आर माइनस वन इंटू सी डी एफ इन वेरिएबल वाई, इसकी पावर एन माइनस एस, पी डी एफ एट एक्स, पी डी एफ एट वाई। ठीक है, सो ये तो जो सैंपल है, एक्स यहाँ लिखने का मतलब सैंपल है ना, जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, देखो इसमें फिट करो अब, तो इसमें से आपको क्या करना है, आगे u है हमारा ना, सो x1 x2 ऐसा है, और n को भी आपको 2 ही रखना है, सो क्या निकल के आ रहा है, n को 2 रख दो, और r को है ना, n को 2, r को 1, s को 2, यही चाहिए, सो r को 1, s को 2, n को 2, ये पुट करो। तो ये आप कह रहे हो 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल हो रहा है, यही ना? तो यहाँ इन फैक्टोरियल, अब सी डी एफ क्या होता है, यूनिफॉर्म, आपका सैंपल तो ये था ना, u1 u2 आई आई डी यूनिफॉर्म 0 1, तो हम इसमें बात कर रहे हैं, तो ये तो सी डी एफ तो x होता है ना, लेकिन आर की अपना है ना खत्म हो जाएगा वो, ओके, पावर तो खत्म हो गया, पी डी एफ 1, तो एन भी तो यहाँ पे 2 है ना, तो एन 2 है तो कितना हो गया? सर 2 आ रहा है। नहीं 2 तो नहीं आएगा, कुछ तो गड़बड़ है इसका मतलब, तो टू कैसे, पीडीएफ तो ठीक है कोई बात नहीं, हाँ पीडीएफ तो ऐसे हो सकता है 2, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट क्या आएगा फिर यहाँ पे, एक्स बिटवीन, 0 ये to 1 हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो होता है इसका जो सपोर्ट है
सपोज मतलब पीडीएफ तो 2 हो सकता है, यूनिफॉर्म 0,5 का पीडीएफ होता है, तो ओके सर, वैसे 0 x लेस देन y। हाँ यस सर, सपोर्ट जानना जरूरी था। ठीक है। तो ये है, क्योंकि पीडीएफ तो 2 हो सकता है, पीडीएफ तो 4 भी हो सकता है, यूनिफॉर्म 0,1/4 है, पीडीएफ है ना, 4 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से ये सपोर्ट है ना, ये है एक्स बिटवीन, अगर तुम इस पे इंटीग्रेट कर ज्वाइंट, मतलब इस रीजन पे इसको इंटीग्रेट करके देखो, आंसर बनाना चाहिए, तभी ऐसा होगा, तो आई यस थिंक सर, ये वरना होगा, ठीक है ना। तो ये सही है, मतलब इस रीजन पे ये 1 आना चाहिए, अब इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए। तो ये आपका आ गया ज्वाइंट पीडीएफ। अब इसी को सीडीएफ निकालना है इसका, तो सीडीएफ कैसे, सीडीएफ है ना, अभी ग्राफ बना के सीडीएफ निकालना आता है 2 वेरिएबल में। सो यहाँ होता है एफ ऑफ, मान लो एक्स वाई, ये जो भी निकाला आपने, यू भी डी यू डी भी, ये आता है एक्स है ना, यू जो है 0 to x, वी 0 to y। अब ये इतना आसान नहीं होगा, पहले इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा आपको। तो इस ज्वाइंट पीडीएफ से ज्वाइंट सीडीएफ निकालना है, तो इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो आई थिंक ये वाला रीज़न होगा। ठीक है, तो कैसे इंटीग्रेशन, 2 पार्ट में ना, तो ये इंटीग्रेशन तुम्हें करना पड़ेगा ना। तो दिस यू हैव टू फाइंड कि इंटीग्रेशन कैसे करोगे, रेंज के अकॉर्डिंग आपको इस पार्ट में एक्स वाई जो है इस पार्ट में होगा, तो पीडीएफ 2 है एंड 0 अदरवाइज। सो ये आपके लिए है ना, है कि हाउ टू फाइंड सीडीएफ फ्रॉम गिवन पीडीएफ, इससे निकल आएगा, तो ये आप निकालो। सर हम्म सर, 2 रीजन में करके जब x की वैल्यू y से बड़ी हो, मतलब y तक जाएगी या फिर y से छोटी रहेगी। हाँ उस केस में ना, क्योंकि यहाँ पे आपको इस रीजन में पीडीएफ 2 है, दूसरे रीजन में पीडीएफ 0 है, इसके बाहर है ना, इसके बाहर पीडीएफ 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको करो, यहाँ से आ जाएगा, ये तुम निकालो सीडीएफ। और दूसरे पार्ट में आओ, दूसरे पार्ट में क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, मैं बोलता हूँ कि मिनिमम ऑफ u1 कॉमा u2 इक्वल है मैक्सिमम ऑफ u2 कॉमा u3 के, ऐसा कब होगा कि u1 और u2 में जो मिनिमम है वो, और u2 u3, एक तो u2 कॉमन है दोनों में है ना, तो ये आपको समझना है कि इन दोनों में u2 कॉमन है। u1 ग्रेटर देन u2 ग्रेटर देन u3। कैसे अच्छा, अगर हम फॉर्मूला लगा ले तो क्या होगा, जो हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला, तो यहाँ से दूसरा पार्ट है सर x, 1/6। कैसे। वो सर इक्वली लाइकली है सारे आने के केसेस, तो हम्म फिर एक इंटरवल मिल रहा है u3 लेस देन u2 लेस देन u1, तो फिर ऐसे ही 3 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल। अच्छा, तो मतलब u1 u2 u3 में टोटल कितने केसेस बनेंगे, ऐसा कर रहे हो आप, कि टोटल जो यस सर। केसेस बनाएंगे 6 बन सकते हैं ना, ऐसा। और सर फेवरेबल u3 लेस देन सबसे छोटा u3।
ऐसा कुछ। तो ये 6 पॉसिबल केसेस हैं। अब आपको इसमें पूछा गया है कि, है ना, तो मिनिमम ऑफ u1 u2 का जो मिनिमम है, मैक्सिमम ऑफ u1 u2 u3 ना, u2 u3 सो वैसा हो। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ u2 u3, सो मिनिमम ऑफ u1 u2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ u2 u3। देखो, तो जैसे यहाँ पे मिनिमम ऑफ u1 u2 u1 होगा, और यहाँ तो मैक्सिमम u3 होगा इस केस में। तो यहाँ पे u1 u2 में जो मिनिमम है वो u1 है, और u3 u2 का जो मैक्सिमम वो u2 है। यहाँ पे आप कह रहे हैं u1 u2 का जो मिनिमम है वो u2 है, u2 u3 का जो मैक्सिमम u3 है। तो कौन सा फेवरेबल केस लग रहा है आपको इसमें? सर यहाँ लास्ट u2 सेकंड, है। हाँ, लास्ट सेकंड सर। सेकेंड लास्ट ये, अच्छा। सो ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे u2 u3 का जो, तो हमें चाहिए u1 u2 का जो मिनिमम वो u2 है, और u2 u3 का जो मैक्सिमम हो u3 है। और यहाँ पे जो है u1 और u2 का जो मिनिमम है वो u2 है, एंड u2 u3 का जो मैक्सिमम हो वही u2 है। ओके, हाँ, तो ये है। यहाँ वैसे u1 u2 इसका जो मिनिमम u1 है, और u2 u3 का जो मैक्सिमम हो u2 है। अच्छा, तो ये एक केस मतलब ये फेवरेबल है, और चूंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आएगा, ये तभी है जब ऐसा यहाँ पे होगा कि u3 इज लेस देन u2 इज लेस देन u1। अब इक्वलिटी भी लगा सकते हो, कॉन्टिन्यूस है, तो ये होगा 1/6, सही है। और इक्वलिटी नहीं लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरे में क्या है? अब कह रहा है एक्सपेक्टेशन निकालो x इंटू इंडिकेटर फंक्शन x इज इक्वल टू वाई। तो इंडिकेटर फंक्शन आपको समझ आ ही रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है कि ये जो इंडिकेटर फंक्शन x इज इक्वल टू वाई है, इसका मतलब होगा 1 इफ x इज इक्वल टू वाई, 0 इफ x इज नॉट इक्वल टू वाई, है ना, ये है। अब यहाँ x टाइम कर देंगे जैसे उसमें कहा गया है। ऐसा हो जाएगा। यही है। तो बताओ भाई, आगे क्या कर सकते हैं? तब आपको ये निकालना है।
सर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला लगा के एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे, उसके बाद रीजन u1 ग्रेटर देन u2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई के लिए क्या कंडीशन था कि नहीं, वैसे हम u में ब्रेक कर सकते हैं ना इसको, तो ये नॉन जीरो तभी है देखो, वैसे अगर चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हो कि हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू वाई पे इंटीग्रेट करना है x इंटू ज्वाइंट पीडीएफ को। क्योंकि दिस इज सम काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब g ऑफ एक्स वाई मान लो। तो g ऑफ एक्स वाई का आप लोग कैसे निकालते हो एक एक्सपेक्टेशन, डबल इंटीग्रेशन जी एक्स वाई इंटू ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई, यही होता है ना। तो सर x मतलब f ऑफ x तो सिंगल रैंडम वेरिएबल है, और सर हमारा रीजन दो वेरिएबल का आ रहा है। x तो सिंगल है, हाँ ठीक है। तो x इक्वल्स टू y का जो रीजन आ रहा है u1 ग्रेटर देन u2 आ रहा है सर, तो वो कैसे काम करेगा? यहाँ ना ना ना, x इक्वल टू वाई का रीज़न क्या था, यही था ना, x इज इक्वल टू वाई के लिए ये कंडीशन आया था कि x इज इक्वल टू वाई तभी होगा जब यहाँ से ये ऐसा आएगा, u3 लेस देन u2 लेस देन u1, यही आया था ना। तो और इस केस में x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये जो पार्ट था उसमें x किसके इक्वल है, x तो था मिनिमम ऑफ u1 u2, तो u1 u2 x और y दोनों किसके इक्वल आ रहा था, u2 के ना। यही तो हो रहा है। सर तो फिर u2 का डायरेक्ट लगा सकते हैं, हाँ हाँ, u2 तो मिनिमम। यहाँ पे नहीं, लेकिन वो ये रीज़न कंसीडर करना होगा। तो यहाँ से कहने का मतलब ये होगा कि x जो है ना, सो ये आप इस तरह समझ सकते हो कुछ कि u2 काइंड ऑफ इंडिकेटर फंक्शन u3 लेस देन u2 लेस देन u1, u3 लेस देन u2 लेस देन u1, इस तरह का केस है। और ये किसके इक्वल होगा, तो ये क्वांटिटी इक्वल होगा ट्रिपल, क्योंकि 3 वेरिएबल अब आ गया, तो यहाँ u2 होगा एंड जॉइंट पीडीएफ ऑफ u1 u2 u3, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, तो ये तो u1 वो था ना, u1 u2 u3 तो इंडिपेंडेंट था, तो जॉइंट में प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना, u1 का pdf 1, u2 का pdf 1, u3 का pdf 1, यहाँ होगा du1 du2 du3, किस पार्ट रीजन पे इंटीग्रेट होगा, इस रीजन पे इंटीग्रेट होगा, u3 लेस देन u2 लेस देन u1, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा ना, देखो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो और ये सब क्या है, 0 और 1 के बीच है। तो फाइनली कहने का मतलब ये आ गया u2, अब यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ du1 du2 du3, तो u1 का यहाँ से लिमिट देखो, यहाँ पे देखो u1 की लिमिट,
तो वैसे स्टार्ट करोगे u2 से 1, तो u1 की लिमिट होगा u2 से 1, u1 गायब कर दो, u1 को हटा दो, अब इग्नोर करो, तो u2 की लिमिट u3 से 1, u3 से 1, अब u2 गायब कर दो, u3 की लिमिट 0 से 1, इसको इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। कर पाओगे ना? पहले u1 के रेस्पेक्ट में u2 से 1 लिमिट है, u2 के रेस्पेक्ट में u3 से 1 लिमिट है, u3 के रेस्पेक्ट में 0 से 1 लिमिट है। नाउ यू फाइंड द आंसर, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके सर देखो क्या आंसर आता है। सर वो भूल गया था मैं कि जितने रैंडम वेरिएबल आते हैं उन सबका हाँ, पीडीएफ लिखना लेना होता है। होता है, हाँ, जैसे जी एक्स वाई था ना, तो वहाँ पे वैसे सोचते, तो अब ये था कि जी एक्स वाई इंटू ज्वाइंट पी डी एफ ऑफ एक्स वाई, फिर डबल इंटीग्रेशन होता। तो वही हमने u1 u2 u3 में ब्रेक कर दिया, तीनों जितने वेरिएबल आएंगे तो उसका ज्वाइंट लेना पड़ेगा, तो इससे आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसका पार्ट तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो पांचवा क्या कह रहा है, देखिए कि कंसिडर्ड अ गेम विथ 6 states 1 2 3 4 5 6, initially a player starts either in state 1 और in state C। अच्छा, स्टार्ट कर रहा है या तो स्टेट 1 में या स्टेट 6 में। एट ईच स्टेप द प्लेयर जम्प्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एज पर द फॉलोइंग रूल्स। अच्छा, तो हर स्टेप में द प्लेयर जंप करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इस रूल से। अ परफेक्टली बैलेंस्ड डाइट इज, सॉरी अ परफेक्टली बैलेंस्ड डाई, सो अ परफेक्टली बैलेंस्ड डाई इज टॉस्ड एट ईच स्टेप, मतलब एक डाई को रोल किया गया, टॉस किया गया ना इस स्टेप, एंड when the player is in state 1 or 6 and if the roll of the die results in k, so die क्या 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, then the player move to state k। अच्छा, 1 या 6 में है, डाई को रोल किया, जो भी आएगा उस स्टेट में चला जाएगा, ऐसा कहना चाह रहा है। when the player is in state 2 or 3, roll the die result in a 1 2 or 3, then player move to state 4, otherwise player move to state 5। अच्छा, 2 या 3 में अगर है तो 1 2 3 आएगा तो 4 में चला जाएगा, या 4 5 6 आएगा तो 5 में चला जाएगा। ठीक है, when the player is in state 4 5 and if the roll of the die result in a 4 5 6, player move to state 2 and otherwise player move to state 3, या 1 2 3 आया तो state 3 में चला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि द प्लेयर विंस व्हेन he or she visits 2 more states। द प्लेयर विंस व्हेन, है ना, ही और सी जो भी है, विजिट्स 2 more states, अगर 2 और स्टेट जहाँ पे है उसके अलावा 2 और स्टेट विजिट कर रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है। बिसाइड द स्टार्टिंग वन, जहाँ से स्टार्ट किया था उससे 2 और स्टेट में विजिट कर लेता है या लेती है तो जीत जाएगा। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेयर विल इवेंचुअली मूव आउट ऑफ स्टेट 1 and 6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्लेयर 1 और 6 से बाहर आ जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है इवेंचुअली, है ना। तो या तो एक स्टेप में या 2 स्टेप में या 3 स्टेप में, कितने भी स्टेप, बस बाहर निकलना है उसको। एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम द प्लेयर विल रिमेन विद इन स्टेट्स 1 and 6। अच्छा, सो कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड टाइम द प्लेयर विल रिमेन विद इन स्टेट्स। Calculate the expected time for the player to win
दैट इज टू विजिट 2 more स्टेट बिसाइड द स्टार्टिंग वन। ठीक है भाई, तो अब आपको समझ आया, तो ये गेम है। तो ये तो मार्कोव चेन टाइप का कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ रहा है, लग रहा है। जैसे मान लो 1 है, 2 है ना, 3 4 5 6, तो इनिशियली 1 पे है या 6 पे, ऐसा कह रहा है ना। तो वैसे इसका तुम वो बनाओ, ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ, ये कुछ मार्कोव चेन जैसा लग रहा है मुझे तो, कि अगर 1 6 में है, तो जैसे 1 से मैं पूछूं कि स्टेट 1 में है, और अगले स्टेप में, इसको बोलते हैं 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में, वही लिखने जा रहा हूँ ना। सो 1 से 1 में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। 1 से 2 में जाने की 1/6। 1 से 3 में जाने की 1/6। कैसे लिख रहा हूँ मैं ये, देखो ध्यान से। 1 से 4 में जाने की 1/6, फिर 1 से 5 में जाने की 1/6, और 1 से 6 में जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/6। ये कैसे बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस, इसने कहा अगर प्लेयर स्टेट 1 में है मान लो, और वो रोल करेगा डाई को, के आया, तो वो के पे चला जाएगा, तो के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। तो ये लिखा, 6 में भी है तो सिमिलर होगा, तो ये मैं रूल के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, है ना। अगर 6 में है तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे अब 6 से, तो ये बहुत वैसा हो जाए कॉम्प्लिकेटेड सा, 6 से 1 में आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो बेटर मैं वो बना देता हूँ, है ना, ये डायग्राम बनाने के बजाय मैं टीपीएम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना देता हूँ। ठीक है, सो थोड़े उस कॉन्सेप्ट को रिलेट किया, क्योंकि जो मार्कोव चेन है वो प्रोबेबिलिटी का ही थोड़ा है ना, एडवांस वर्जन है, इस तरह से है। जैसे मैं अभी लिख रहा था कि 1 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ 1/6 1/6 1/6 ऐसे ही है। अगर 6 पे भी होगा तो डाई को रोल करेगा, जो भी आया वहाँ चला जाएगा, तो ये भी 1/6 ईच आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा है। अब देखो 1 या 6 के लिए ये था, 2 3 के लिए क्या रूल है, 2 3 के लिए रूल है कि when the player is in state 2 or 3, if the roll of the die results in a 1 2 3, तो मान लो 2 पे है अभी, और डाई पे 1 2 3 आया, तो प्लेयर 4 पे चला जाएगा। तो 2 से 4 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 से 4 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 3/6, है ना, क्योंकि 2 पे है और 1 2 3 आ गया तो चला जाएगा 4 पे। एंड अदरवाइज मतलब अगर आउटकम आया 4 5 6, तो 5 पे चला जाएगा, तो 2 से 5 पे जाने की 3/6, जो कि 1/2 ही है ना, मतलब 1/2 है एक्चुअली, है ऐसा हो जाएगा। तो आपको यार टीपीएम आपको याद है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, रो सम हमेशा 1 होता है, इसमें आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही अगर ये जी 4 सर। है ना, 4 5 में है, सर सेकंड वाले में 3 के साथ भी सेम ही है। हाँ 3 के साथ भी सेम ही है जी। तो यहाँ वही 3/6 मतलब 1/2, तो ये तो मतलब 1/2 लिखना आसान है। तो 2 और 3 के साथ नहीं, 2 नहीं 3 4 के साथ ना, किसके साथ सेम रोल था ये, 2 और 3 के साथ, 2 और 3 पे ना, हाँ 2 या 3 पे है, तो 2 या 3 पे है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2
यहाँ 1/2 1/2, 3 के साथ भी यही है। हाँ, अब आते हैं 4 5 के साथ, ठीक है। तो ये टीपीएम है, मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, रो सम 1 होता है उसमें। एंड यहाँ पे कह रहा है 4 या 5 पे है, तो मान लो 4 पे है, तो अगर 4 5 6 आया तो स्टेट 2 में चला जाएगा, तो स्टेट 2 में चला जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 1/2, और बाकी आया तो 1 2 3 आया तो स्टेट 3 में चला जाएगा, तो स्टेट 3 में चला जाएगा 1/2। यहाँ भी ऐसे ही होगा, तो इसका मतलब बाकी 0 है, तो 0 0 0 0 0 0, ठीक है। 0 ना इस लाइन में है, तो देखिए, तो ये आपके पास अभी 6x6 की मैट्रिक्स है। ईच रो का सम 1 होगा, आप देखेंगे कि ईच रो का सम 1 है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, टीपीएम हो गया, वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। दिस इज वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, कि एक स्टेप में किस स्टेट से किस स्टेट में जाना है, उसकी ये प्रोबेबिलिटी आ गई। और आपको बता रखा है कि ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट विथ आइदर, है ना, 1 और 6। तो अगर 1 से स्टार्ट किया मान लो, तो जो पाई नॉट है ना, जो पाई नॉट तो बोलता हूँ टाइम 0 पे, है ना, या टाइम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम 1 है ना, या इनिशियली, चलो पाई 0 लेते हैं इनिशियली ना, एक स्टेप बाद पाई 1 बोलेंगे। हाँ, तो क्या बोला था, ये तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ये बना दिया, स्टार्ट आइदर इन 1 और 6, ठीक है। सो कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेयर विल इवेंचुअली मूव आउट ऑफ स्टेट 1 एंड 6। अब इसी को तुम ट्रांजिशन डायग्राम जो हम बना रहे थे ना, बना सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, यहाँ बस कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बाकी तो 2 जगह ही है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। तो देखो एक चीज़ ध्यान दो, अगर मान लो 1 से 2 में चला गया, तो 2 से फिर वापस कभी 1 या 6 में नहीं आएगा, राइट। देखो 2 से वापस 1 6 में कभी नहीं आएगा, 3 से वापस 1 6 में नहीं आएगा, है ना, वो 4 या 5 पे जाएगी, और फिर 4 या 5 से वापस, है ना, 2 3 में जा सकता है। हाँ, तो आप सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, आपको 1 6 से बाहर आना है, इसका क्या मतलब है, 4/6। नहीं वो तो एक स्टेप सर में निकाल रहा हूँ। विनिंग की कंडीशन क्या है, उसको मतलब 2 जगह ट्रेवल करना है बस 2 नंबर पे। प्लेयर विंस व्हेन ही सी विजिट 2 मोर स्टेट्स, हाँ। मतलब जैसे अगर 1 से शुरू किया है ना, तो अपन एक 2 या 3 पे पहुंच गए या 4 5 पे पहुंच गए, तो ये हाँ 2 स्टेप हो गए तो जीत गए। हाँ, जीत गए, 2 नए स्टेट में चला गया जहाँ है उसके अलावा, तो इसका मतलब वो जीत गया। तो विनिंग तो लास्ट में है, विनिंग का बस यहाँ पे है ना, विनिंग का गेम तो इन दोनों को विनिंग से मतलब नहीं है, ए बी को अभी, है ना। और सर अगर सिर्फ विनिंग की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती तो अपन वो काउंट कर लेते और फिर टोटल कर लेते इसी में से। हाँ, विनिंग मतलब 2 और स्टेट में जाना है, तो आपको वो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ना। हम्म तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज आएंगे। सर बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी 1 एंड 6 से 4/6, किसकी, ए कैसे, पार्ट की। अगर प्लेयर विल इवेंचुअली मूव आउट ऑफ स्टेट 1 एंड 6, तो 1 6 से बाहर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इवेंचुअली है, इट्स नॉट इन 1 स्टेप ओनली, कितने स्टेप बाद भी हो सकता है। चलो इतना बनाया, तो इसका मैं डायग्राम जो बना रहे थे वो बना ही देते हैं, तो समझ आएगा। तो 1 और सो मैं यहाँ 6 इधर रखता हूँ, बाकी इधर रखते हैं, 2 3 4, या इधर
ऐसा रखो, चलो 1 6 है ना, 2 3 इधर, 4 5, समझ कह रहा था ना। तो 1 से जैसे 1 से 1 पे आना है तो ये लूप लगाते हैं ना, ये है 1 से मान लो आपको 2 में जाना है, या 1 से 4 में, 1 से 6 में, 1 से 3 में, 1 से 5 में, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना, 1 से जाने की, ये सब 1/6 है। ठीक है। सिमिलरली 6 का भी गेम है, 6 का भी यही रूल है कि 6 से अगर आपको 1 में जाना है तो भी 1/6 है ना, 6 से 2 में जाना है तो भी 1/6, तो यहाँ देख लो 1/6 1/6, 6 से आपको 3 में जाना है तो भी 1/6, या 6 से यहाँ 1/6, यहाँ जाना है तब भी 1/6 है ना, यहाँ यहीं लिख देता हूँ 1/6, और क्या रह गया 6 से अगर यहाँ जाना है तब भी 1/6, ये है, कहीं भी जाना है। अब बाकी जो बचा है, जैसे मैं दूसरे स्टेट की बात करूं, अब आते हैं, तो 2 से आप कहाँ जा सकते हैं, है ना, जो 2 है उससे आप सिर्फ जा सकते हैं 4 5 पे, सो 2 से आप जा सकते हैं 4 पे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 से जा सकते हैं 5 पे, तो है ना, तो 1/2, या इसके पास ही लिख दो, वन बाई टू। ऐसे ही 3 से भी 2 स्टेट में ही जा सकते हैं, 3 से कहाँ जा सकते हैं, 3 से भी वही 4 5 में ही, सो 3 से भी आप 4 5 में ही जा सकते हैं, 3 से 4 जा सकते हैं 1/2 प्रोबेबिलिटी, 3 से 5 जा सकते हैं 1/2, लेकिन बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और फिर ऐसे ही 4 5 से वापस 2 3 पे जा सकते हैं आप, सो 4 5 से वापस 2 3 पे, 4 से आप 2 पे जा सकते हैं 1/2, 4 से आप 3 पे जा सकते हैं 1/2, है ना, 4 से 2 या 3 पे ही जा सकते हैं। फिर 5 से भी 2 या 3 पे ही जा सकते हैं, तो 5 से 2 इधर 1/2, इधर 1/2, लूप बन रहा है आप देखेंगे, इन द सेंस है ना, मतलब सेल्फ लूप नहीं है, क्लोज लूप बोलते हैं ना। मतलब 1 से निकलने के बाद अगर 6 पे नहीं गए तो 1 पे कभी वापस नहीं आएंगे, राइट। अगर 1 से निकलने के बाद 2 3 4 5 पे चले गए कहीं पे, तो यू विल नेवर रिटर्न टू 1 और 6, है ना, 1 6 में लूप है। ठीक है, अगला क्या है इसमें, तो 4th हो गया, 4 5 से सिर्फ यहाँ हो तो गया, ये कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन जैसे था ना कि 1 6 से बाहर आना है, पहला क्वेश्चन ये था, ये सिंपल स्टोकेस्टिक प्रोसेस का ही क्वेश्चन है, मार्कोव चेन का एक्चुअली, जो उन्होंने प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखा है। पहला पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट प्लेयर विल इवेंचुअली मूव आउट ऑफ स्टेट 1 6, सो 1 6 से बाहर आना है, तो देखो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, 1 से मान लो स्टार्ट किया, पहले इसकी बात करते हैं हम लोग। तो 1 6 से बाहर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या पॉसिबिलिटीज होगी, ये देखना है आपको कि पॉसिबिलिटी क्या होगी। सर 2 3 3 का 4 क्यूब, 5, तो 1 से 2 3 4 5 पे चला जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको ये 4 डिसाइड 5 करना है कितने स्टेप में बाहर जाना है उसको, ठीक है ना। तो अगर एक स्टेप में ही बाहर चला गया, पहला मैं डिसाइड कर रहा हूँ एक स्टेप में ही चला गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 2 3 4 5 पे चला जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/6 एक स्टेप में, जी सर। और 2 स्टेप में बाहर निकलना है उसको, क्योंकि 1 से 2 3 4 5 में चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा, आप देख सकते हो, क्योंकि यहां से दिखेगा कि अगर 2 3 4 5 पे पहुंच गया ना, तो 2 के बाद 1 पे आने का रास्ता 0 है,
6 पे आने का रास्ता 0 है, 0 0 है ना, 0 0 0 0, ये कहने का मतलब है। तो इसको समझ लो, यहाँ बहुत सारी वो है, हालांकि मैट्रिक्स वे भी होता है, मैं ऐसे बता देता हूँ। तो एक स्टेप में बाहर आ जाएगा, मतलब पहले स्टेप में 2 3 4 5 पे चला जाए, तो एक प्रोबेबिलिटी है। अगर 2 स्टेप में बाहर आना तो क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, अब आपको समझना है कि 1 से 2 या तो टाइम वापस 1 पे आए, फिर 1 से बाहर चला जाए 2 3 4 5 पे, या 1 से वो 6 पे जाए और 6 से 2 3 4 5 पे चला जाए। एक स्टेप में पहले तो सीधा हम पहला भी क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया है कि 1 से 2 3 4 5 पे भेज दो, तो वो लूप से बाहर हो गया। अभी हमने इसकी प्रोबेबिलिटी ये थी, अब मैं इसकी 1 से 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, एंड फिर 1 से यहाँ आने की 4/6, और या तो 1 से 6 पे जाए तो भी 1/6, और 6 से वो चला जाए इन पे तो भी 4/6। तो ये 2 स्टेप में लूप से बाहर हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं आपको मैं। देखो ये वाला प्रोबेबिलिटी लिखा हूं अभी मैं। अब 3 स्टेप का बताइए आप लोग, 3 स्टेप में कैसे बाहर होगा। तो ये जीपी बनेगा, आपको ये जीपी समझना पड़ेगा, है ना। तो बहुत केसेस बनेंगे, है ना। तो यहाँ फिर वही होगा 1 से 1, 1 से 1, फिर 2 3 4 5, या वही केसेस बनाने पड़ेंगे आपको। टोटल कितने केसेस बनेंगे यहाँ पे, यहाँ से लिखोगे तो 1 से जैसे अब या तो 1 पे जाए, फिर 6 पे जाए, 2 3 4 सर 5। ट्री बना ले, हाँ ट्री ट्री बना ले सर। बना लो, देखो जो भी समझ आ रहा है। तो और जो 1 से निकाल रहा है वही 6 से आने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो 2 टाइम कर देंगे सिंपली, तो अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, है ना। तो जो 1 से निकाल रहा हूँ वही प्रोबेबिलिटी आएगा 6 से स्टार्टिंग का। तो 1 से 6, फिर 6 से 1, फिर 2 3 4 5, या 1 से 6, 6 से 6, फिर 2 3 4 5, इस तरह से। 6 पे लूप है ना, हाँ 6 पे लूप है ना। सर 1 और 6 से बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना। हाँ तो सर 1 और 6 से बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी तो वो केसेस बनेंगे ना कि मतलब या तो 1 1 1 हो या 1 6 1 हो, तभी बाहर निकलेगा। अगर ये 2 या 3 पर या 4 या 5 पे जा रहा है हाँ, तो 1 6 से तो बाहर निकलेगा ही नहीं वो। क्यों निकलेगा, निकल गया ना बाहर। अब बताओ 2 3 4 5 पे चला गया तो वापस कभी आ सकता है 1 6 पे, देखो कोई नहीं रास्ता आ है, सकता। हमें बाहर ही तो निकालना है। 1 6 का एक लूप है, देखो 1 से 6 पे भी जा सकता है, 6 से 1 पे भी आ सकता है, ये लूप है। सर 1/6 का होल स्क्वायर इंटू 4/6, मतलब 1/6 स्क्वायर इंटू 4/6 इंटू 4 इंटू 2, टोटल केसेस। तो यहाँ केसेस 1 बना, 2 बना, यहाँ 4 केसेस बना। तो आई थिंक इसका जो लॉजिक चल रहा है 2 की पावर 0, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, एक 4 केसेस बने ना। तो हाँ यही और बनता सर फिर रहेगा। 6 से करेंगे तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 2। हाँ वो हो जाएगा 2 टाइम, है ना, हर बार 2 होता चला जाएगा। तो यहाँ से एक पैटर्न समझ आया हमें कि जैसे, ठीक है, तो ये हो गया इनटू में, मैं सीधा इंटू 2 कर देता हूँ, 2 की पावर 1, यहाँ जैसे 2 की पावर 0 था, ऐसा समझ सकते हो आप। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, एंड देन कितना, 4/6, और इसके साथ में आएगा 2 स्क्वायर, एंड ये चलता रहेगा। अब तो आपको यहाँ देखो एक चीज पैटर्न समझो फिर से। तो ये 1/6 का स्क्वायर हो गया ना, तो आप यहाँ से पैटर्न समझ के अब ये निकाल पाओगे। 1/6 का स्क्वायर हो गया इंटू 4/6, 2 स्क्वायर। अगला होगा 1/6 का क्यूब, ठीक है, 4/6, यहाँ आएगा 2 क्यूब। अगला होगा 1/6 की पावर 4, 4/6, 2 की पावर 4, एंड इट विल कीप रनिंग। तो इसको मैं सीरीज फॉर्म में लिख दूँ तो ये सिर्फ 1 से स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, 6 से भी सेम ही आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो आया, तो स्टार्टिंग में 6 का भी यही आएगा, तो ये एक सीरीज बन गया टाइप का, अगर ऐसा देखोगे आप
सो 2 की पावर n-1, 4/6 तो एज इट इज़ है, और 2 की पावर, अच्छा ये तो लिख दिया 2 की पावर, एंड 1/6 बचता है ना। तो 1/6 की पावर कितना चल रहा है हर बार, शुरू में 0 था है ना, यहाँ भी 1/6 की पावर 0 ही था समझो, नहीं है तो, एंड देन 1 हुआ, फिर 2 हुआ, तो 1/6 और 2 की पावर कॉमन है, n-1, एन ही कर लो, n-1 लिखने का मतलब n कर लेते हैं, n 0 से स्टार्ट कर देंगे, तो n-1 करने के बजाय n कर दो, n और n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इसी को 2 टाइम कर दूंगा तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और 6, तो ये पहले पार्ट का आंसर आएगा, इसको सॉल्व करो, ये पहले पार्ट का आंसर है। तो ये 4/6 तो बाहर कर लो, तो यहाँ से 8/6 आ गया। अब सीरीज है 2 और 6, 2/6 मतलब 1/3 की पावर n, n फ्रॉम 0 से, ये तो जीपी से निकाल लोगे ना, 8/6 मतलब 4/3, और ये इन्फिनाइट टर्म जीपी है, सो a/1 - r, तो ये तो 1 है, 1/1 - 1/3, तो 4/3 इंटू 1/1 है ना 2/3, ये हो गया। सो आई थिंक क्या आंसर आएगा? सर 2 आ रहा है। नहीं 2 तो नहीं आएगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 निकाला ना हमने, अच्छा 2 टाइम किया इसीलिए, इवेंचुअली बोला था ना, नहीं 2 तो आंसर नहीं आएगा, 2 कुछ गड़बड़ है इसका मतलब, तो यहाँ पे कहाँ गड़बड़ है, तो ये 2 टाइम हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने निकाला है कि स्टार्टिंग विथ 1 और 6, अच्छा अगर ये निकालते तो 1 हो जाता है, इसका मतलब इवेंचुअली ये 1 नहीं आएगा, अगर मैं ये 2 हटा देता बाहर, तो ये जो प्रोबेबिलिटी में लिख रहा था, ये जो सम आएगा, ये तो ये मैट्रिक्स वे होगा, इससे बहुत लेंदी होगा, तो ये तो ऐसे 1 आ गया स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये अगर 1 से स्टार्ट किया हमने, सो इट विल इवेंचुअली गेट आउट ऑफ द लूप, ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1, मतलब श्योर है कि वापस जाएगा ही एट द किसी एक टाइम पे, तो उसकी वजह ये है कि ट्रांजिएंट और रिकरेंट स्टेट अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या है, तो 1/6 जो है वो ट्रांजिएंट है, नहीं 1 और, हाँ 1 और 6 ट्रांजिएंट स्टेट है, यस ट्रांजिएंट स्टेट है, ओके, तो 1 से स्टार्ट करेगा तब भी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और 6 से स्टार्ट करेगा तब भी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, मतलब ये श्योर है कि इट विल गेट आउट, वो इसलिए वो ऐड 2 टाइम कर दिया था ना, इसलिए वैसा हो गया था, तो हमें तो ये बताना है स्टार्टिंग विथ 1 और 6 है ना, सो वेदर इट स्टार्ट विथ 1 और 6, इट इज श्योर दैट इट विल बी इवेंचुअली गेट आउट ऑफ द लूप, यही ना 1/6 से बाहर निकल जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी श्योर है। उसकी क्या वजह है, तुम्हें अगर आइडिया हो तो 1 और 6 जो है ना वो ट्रांजिएंट स्टेट है, ट्रांजिएंट स्टेट होगा, क्योंकि निकल जाएगा वापस नहीं आएगा, 2 3 4 5 है, तो 2 से वापस है ना, अगर 2 3 4 5 का एक लूप है, और 2 3 4 5 आई थिंक रिकरेंट स्टेट है, सो ये रिकरेंट स्टेट है, तो ये थ्योरम भी होता है कि इवेंचुअली रिकरेंट स्टेट में आ जाएगी, मतलब यार लॉजिकली मुझे लगता है ये तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको थ्योरम याद है कि ट्रांजिएंट स्टेट से ना इवेंचुअली इट विल मूव टू रिकरेंट स्टेट फॉर द श्योर, है ना, ये है, तो आपको ये जानना पड़ेगा ट्रांजिएंट और रिकरेंट क्या है, तो ये 2 3 4 5 में इवेंचुअली आ ही जाएगी, मतलब श्योर है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी यहाँ 1 आ रही है,
तो वो 2 में क्यों आ रहा था, क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया था, जरूरत नहीं है। इसने कहा था ना स्टार्टिंग विथ 1 और 6, सो वेदर स्टार्ट इन 1 और इन 6 इवेंचुअली इट विल एंड अप बीइंग इन 2 3 4 5 स्टेट इन लॉन्ग रन, ठीक है ना। तो इवेंचुअली का ये मतलब है ना, यहाँ पे कहाँ गया, ओके सर। तो यहाँ से 1 आ जाएगा। मूव आउट ऑफ स्टेट 1 एंड 6 है ना, आउट ऑफ स्टेट 1 एंड 6 का मतलब हुआ कि वो 2 3 4 5 में इवेंचुअली आ जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द प्लेयर विल रिमेन विद इन स्टेट 1 एंड 6। तो ये पता है, ये तो इजी है, जैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो थोड़े से मतलब मार्कोव चेन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, है ना। ये बोलना चाह रहा है n इंटू मीन रिकरेंट टाइम पूछ रहा है ना ये, ऐसा कुछ। इसमें क्या है ये, टाइम फॉर द रिमेन विद इन स्टेट 1 एंड 6, तो 1 और 6 में रहेगा, इसका एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, मतलब है ना कितने उससे रहेगा। तो ऐसा तभी होगा जब 1 से 6, 1 से ना 6 से 1 चलता रहेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। फिर ऐसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड टाइम फॉर प्लेयर टू विन। ठीक है, सो ट्राई करो, काफी टाइम निकल गया, नेक्स्ट बैच का टाइम है, तो इसको ट्राई करो। ये मार्को चेन के अप्रोच पे, ठीक है ना, मार्को चेन आपको थोड़ा बढ़ना पड़ेगा उसके लिए। सो अभी नेक्स्ट बैच स्टार्ट ओके करते सर। हैं, ठीक है, इसको ट्राई करके आओ। थैंक यू।